नमस्कार दोस्तों। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर जो कि हिंदी का है। तो इसमें हम बेसिक नॉलेज वाला जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि आपको डायरेक्टली ले जाएगा हमारी वेबसाइट में। तो वहाँ पे आपको इस लेक्चर को लगाने के बाद मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारे हर एक लेक्चर के जो है हैंड रिटन नोट्स आप बना लीजिएगा जो कि आपके रिवीजन के टाइम पे काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। तो ये आपको याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि भाषा के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो भारोपी परिवार की भाषा है। भाषा के चार परिवार है। भारत में जो भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है। तो हर एक भाषा वो अलग अलग परिवार से आती है, ठीक है। लेकिन उसमें बेसिकली जो मैक्सिमम भाषाएं हैं वो इन चार परिवार से ही आती है। तो इनमें फर्स्ट जो है वो भारोपी परिवार है, सेकंड ऑस्ट्रिच है, थर्ड द्रविड़ है और फोर्थ चीनी है। इनमें जो हिंदी जो भाषा है वो भारोपी परिवार से आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हिंदी का विकास क्रम। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि भाई संस्कृत भाषा जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। उसके बाद पाली भाषा आई थी जो कि बौद्ध टाइम पे इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद प्राकृतिक भाषा आई थी जिसका प्रयोग जैन धर्म जब इनका उत्पन्न हुआ था तो उस टाइम पे प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी। उसके बाद अभ्रश हो गया, अभट हो गया और अभी यहाँ पे प्राचीन हिंदी भाषा का यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से जो हिंदी भाषा का विकास क्रम आपके सामने है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो भारत की ज़्यादातर लिपियां जो है वो ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो ये आपको याद रख लेना है। भारत में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा कि हिंदी जो भाषा है वो किस वर्ग की भाषा है, राज्य भाषा है या फिर राजभाषा है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि भाई राजभाषा और राज्य भाषा में क्या डिफरेंस है। तो राज्य भाषा जैसे कि नाम में से ही आप पता लगा सकते हैं कि भाई राज्य भाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन हिंदी जो भाषा है वो ये पूरे भारतवर्ष की भाषा है। तो ये राज्य भाषा नहीं हो सकती। तो ये पूरे भारतवर्ष की भाषा है तो इसलिए इसको राजभाषा वर्ग में रखा गया है। ये नहीं है कि हिंदी भाषा राज्य भाषा नहीं है। कुछ राज्यों की अपनी राज्य भाषा जो है वो हिंदी ही है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है, वो हिंदी भाषा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राज्य भाषा कौन सी है, पंजाबी, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हम चलते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में रखा गया है। मैंने आपको बताया था कि भाई संविधान में हिंदी भाषा का भी वर्णन किया गया है जो कि आपको अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में मिल जाएगा। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। तो काफ़ी सारे राज्य हैं जो कि भाषा के आधार पर बने हैं, ठीक है। मतलब कि अगर मैक्सिमम जो वहाँ की जो जनता है वो अगर कन्नड़ बोली जाती है या फिर तमिल बोली जाती है तो उस राज्य का निर्माण कर दिया जाता है और उस राज्य का नाम भी उस लैंग्वेज से ही रख दिया जाता है, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, तमिलनाडु। तो वैसे ही भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में आने की संभावना इसकी रहती है मैक्सिमम एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसमें कि हिंदी पूछी जाती हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब संविधान हमारा बन रहा था तो उसी टाइम पे इन्होंने डिसीज़न लिया था कि भाई जो हमारी हिंदी भाषा है उसको राजभाषा या फिर राजभाषा वर्ग में रखा जाए। तो इसका निर्णय कब लिया गया था, वो लिया था गया था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था।
और हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई 22 भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं, हमारे संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम कुछ लिपियाँ बताएंगे कि अलग अलग भाषा की कौन कौन सी लिपि है। हिंदी की जैसे सभी लोगों को पता ही होता है कि भाई हिंदी भाषा जो है उसकी लिपि देवनागरी है, लेकिन हम बाकी भाषाओं की भी लिपि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो संस्कृत की लिपि देवनागरी है, मराठी की देवनागरी है, नेपाली की देवनागरी है, मैथिली की देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद अंग्रेजी रोमन, तो ये भी सेम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उर्दू जो है वो फ़ारसी भाषा से या फिर उर्दू जो है वो फ़ारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ यहाँ पे याद रख लेने हैं, जैसे कि पंजाबी और अंग्रेजी और उर्दू। ठीक है, इनकी जो लिपि हैं वो आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से। उसके बाद क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को ही जो डिसीज़न लिया गया था कि भाई हिंदी भाषा को राजभाषा बना दिया जाए। ठीक है, तो यहीं से आप इसको लिंक कर सकते हैं कि भाई हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट चलते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतवर्ष में ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं वो ब्रह्मी लिपि से ही निकली हैं, वैसे ही देवनागरी लिपि का विकास भी ब्रह्मी लिपि से ही हुआ है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। फारसी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, मतलब वो यहाँ से इस तरफ लिखी जाती है। ठीक है, और जो फारसी लिपि है ये उर्दू भाषा की लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं व्याकरण। तो व्याकरण के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। ठीक है, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है कि भाई व्याकरण के कितने अंग हैं या फिर कितने भाग हैं, तो आपको याद रखना है 3 भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ण कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ कि जैसे अ है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ना मतलब इसकी हम संधि कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अ की संधि हम कैसे करेंगे? अ की संधि नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जैसे वर्णमाला, तो वर्णमाला को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? पहले मैं यहाँ पे वर्णमाला लिख देता हूँ, वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला को हमने तोड़ना है, इसकी हमने संधि बनानी है। तो वर्णमाला की संधि क्या होगी? वर्ण प्लस माला। ठीक है, तो इसकी संधि पॉसिबल है, इसकी संधि पॉसिबल नहीं है। तो वही लिखा गया है कि जिसके टुकड़े न हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जिसके टुकड़े हो जाएं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक शब्द है। ठीक है, वर्णमाला क्या है? एक शब्द है। तो इससे आप यहाँ पे समझ सकते हैं। भाषा की लघुतम इकाई या फिर छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। वर्णों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अनार जो हम लिखते हैं यहाँ पे अ से लेकर ग तक, तो वो क्या है? एक वर्णों का समूह है। तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44 हैं। और कुल कितने वर्ण हैं? कुल अगर यहाँ पे कुल ऐड हो जाता है तो यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो 52 हो जाती है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44 हैं। कुल कितने वर्ण हैं? 52 है। तो इस तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको किस तरह से याद करना है। कितने वर्ण होगा तो 44, कुल कितने वर्ण होगा तो 52। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 है और व्यंजन 33 है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ
ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ऊष्म व्यंजन श श स ह, संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। तो एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपको? एग्जामिनर पूछेगा कि भाई श कौन सा व्यंजन है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि भाई जो श है वो कौन सा व्यंजन है। तो अगर आप इसको याद करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि भाई श कौन सा व्यंजन है। ठीक है, तो श कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, वैसे ही आप पूछ लिया जाएगा भाई कि क्ष कौन सा व्यंजन है, तो अगर आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे ना कि वह संयुक्त व्यंजन है। तो इसलिए आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये बात होगी व्यंजन की। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो ए और ओ। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के कितने वेद हैं? 2 वेद हैं, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था कि व्याकरण के कितने पाठ हैं, तो 3 पाठ हैं। कौन कौन सा था? वर्ण थे, शब्द थे, वाक्य थे। अब यहाँ पे आ गया दोबारा से कि उच्चारण और प्रयोग के आधार पर अब वर्ण के कितने पाठ हैं। ठीक है, तो वर्ण के कितने पाठ हैं? तो 2 भेद है। कौन कौन सा है? स्वर है और व्यंजन है। अब हम स्वर के सब पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्वर के 3 पार्ट है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, चलिए ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आता है? अ, ई, उ, रे। ठीक है, जिसमें कम समय लगता है। अब आ, ई, उ, ए, ओ। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू ह्रस्व स्वर के। ठीक है, तो इसमें दोगुना समय लग रहा है ह्रस्व स्वर के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लुत स्वर में हे राम, तो यहाँ पे इन दोनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो साइन है ये लगा होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई यहाँ पे हे राम और आगे ये वाला साइन आपको नज़र आ जाएगा, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे प्लुत स्वर पे टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अयोगवा। तो ऐसे वर्ण जो न ही स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना है आपको। तो ऐसे वर्ण जो न ही स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अयोगवा। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ये 3 होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? एक अनुस्वार होते हैं जिसके ऊपर बिंदी सी लगी होती है, जैसे कि अंगूर, गोंद, मैं। ठीक है, और इसको हम बोलते क्या है? अनुस्वार। सेकंड क्या है? इसमें के ऊपर चंद्रमा और बिंदी लगी होती है, तो जैसे कि हंस, चांद, पूंछ। ठीक है, सभी में लगी हुई है ना, तो इसको हम बोलते हैं अनुनासिक। थर्ड क्या है? विसर्ग। इसमें कि आपके सामने ये 2 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं विसर्ग, जैसे कि केशव, चक्षु, बाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी पहचान करनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन सा योगवा है, तो आपने यहाँ पे डायरेक्टली साइन देख के कि यहाँ पे ऊपर डॉट लगा हुआ है तो ये क्या है? अनुस्वार है। यहाँ पे 2 बिंदु लगे हुए हैं या फिर 2 डॉट लगे हुए हैं तो ये क्या है? विसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनकी पहचान कर लेनी है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अनुस्वार क्या चीज़ है। तो अनुस्वार जिसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कि अंगूर, गोंद, मैं। तो इसमें जो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे नाक से साउंड आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि जंगल, गंगा। ठीक है, नाक से आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं विसर्ग पे। तो विसर्ग इसका उच्चारण जो है वो ह के समान होता है, जैसे कि प्रतः, नमः। ठीक है, मतलब जब जैसे ही हम डॉट के पास पहुँचते हैं तो हमारे मुंह से ह की आवाज़ निकलती है, जैसे कि नमः। ठीक है, म के बाद ह तो है नहीं, लेकिन हम ये जो विसर्ग लगी हुई है इसको हम ह के रूप में ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अनुनासिक। तो इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे कि आँख, चांद। ठीक है, दोनों से हो रहा है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं व्यंजन। पहले हमने पढ़ा स्वर, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। और ये दोनों किसके सब पार्ट है? किसके सब पार्ट है? ये वर्ण के। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ
स्वर और व्यंजन किसके पार्ट है? वर्ण के। ठीक है, हमने स्वर पढ़ लिया, स्वर 3 टाइप के होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन यहाँ पे कितने होते हैं? व्यंजन यहाँ पे 33 होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, और स्वर कितने थे? स्वर थे 11। ठीक है, तो जिन वर्ण के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये संख्या में 25 है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क वर्ग मतलब कि क ख ग घ ड़ च छ ज ज ण, ये च वर्ग आ गया। ट वर्ग आ गया ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग आ गया त थ ध ध न। ठीक है, और प वर्ग क्या आ गया? प फ ब भ म। ठीक है, और ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की तरफ। तो ये संख्या में 4 है, और ये कौन कौन से हैं? य र ल ब। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन ये भी संख्या में 4 हैं, ये कौन कौन से हैं? श स स ह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो इनको आपने याद कर लेना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम संयुक्त व्यंजन की तरफ। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, और ये संख्या में 4 है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब कई बार इनकी संधि पूछ ली जाती है कि भाई क्ष कैसे बनता है, तो क जमा श। अब त्र कैसे बनता है? त जमा र। और ज्ञ कैसे बनता है? ज जमा न। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो संधि है वो थोड़ी सी अटपटी है, ये आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और श्र, श जमा र, इसकी आपको याद कर लेनी है, एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी बार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगत ध्वनियाँ, ग्रहित वर्ण हम इसको बोल सकते हैं। तो समय के साथ साथ कुछ दूसरी भाषाओं के वर्णों के प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा है। हिंदी भाषा में भी कुछ दूसरी भाषाओं के वर्ण लिए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे कि ज हो गया, इसके नीचे बिंदी, और फ हो गया, इसके नीचे बिंदी। तो ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो कि दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको आगत ध्वनियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही तक पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। जैसे ही बेसिक नॉलेज वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होगा, तो पूरे टॉपिक को आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आपको इसका मॉक टेस्ट लगा लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।